Hello everyone, welcome to my channel Max Safety at Raved. Thank you for subscribing and watching. Today I will discuss about general safe work practices for welders. जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे जो हमारे हॉट वर्क्स चलते हैं तो उसमें वेल्डिंग कटिंग का काम मोस्टली चलता है। और उसमें जो वेल्डर्स होते हैं तो वेल्डर्स को किन बातों का ध्यान रखते हुए काम को करना चाहिए, वेल्डर्स को किन सेफ वर्क प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना चाहिए, जनरली आज हम लोग उन्हीं पर बातचीत करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। इनमें एक हम पैराग्राफ जो तैयार किए हैं उस पैराग्राफ को पहले हम रीड करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। Many of these hazards can be controlled with elimination and substitution controls. सबसे पहली बात ये कहना चाहते हैं कि जो वेल्डर्स वेल्डिंग का काम करते हैं यानी जो हॉट वर्क होता है उसमें बहुत सारे ऐसे हेजर्ड्स होते हैं जो हेजर्ड्स को एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से और सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बताते हैं कि एलिमिनेट नीड फॉर वेल्डिंग और यूजिंग और लोअर फ्यूम जनरेटिंग वेल्डिंग प्रोसेस। सबसे पहली बात ये कहना चाहते हैं कि अगर वेल्डिंग को एलिमिनेट करना पॉसिबल है, यानी अगर आप वेल्डिंग नहीं करते हैं वहाँ नट बोल्ट लगा सकते हैं या कोई और मेथड के माध्यम से वो काम हो सकता है, तो बेहतर है कि वो मेथड आप यूज़ करें। ठीक है, या अगर ज़रूरी है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ कंपल्सरी और अर्जेंट, देन यू कैन यूज, है ना, लोअर फ्यूम जनरेटिंग वेल्डिंग प्रोसेस। यानी ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस का आपको यूज करना है जिसमें धुआं कम निकलता हो, धुआं बहुत कम उत्पन्न होता हो, तो उस प्रोसेस का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो हेजर्ड्स है वो बहुत हद तक क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। उसके आगे है कि इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या होते हैं, यानी हम लोग जो वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से हम लोग वहाँ के प्रदूषण को अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो वो हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल कहलाता है। फॉर एग्जांपल लोकल एग्जस्ट वेंटिलेशन, ठीक है, तो हम लोग लोकल एग्जस्ट वेंटिलेशन लगा सकते हैं। अब हम यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि लोकल एग्जस्ट वेंटिलेशन क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि मेरा मैक्स सेफ्टी एट रवैद जो चैनल है वहाँ आपको लोकल एग्जस्ट वेंटिलेशन का एक अलग से वीडियो बना हुआ है। यहाँ आपको हम ब्रीफिंग कर देते हैं कि लोकल एग्जस्ट वेंटिलेशन उसको कहा जाता है कि जहाँ से प्रदूषण या कंटामिनेशन जनरेट होता है, ठीक उसी जगह पे हम क्या लगा दें, है ना, एक ऐसा एग्जस्ट वेंटिलेशन सिस्टम हम लगा दें जिससे कि वहां का प्रदूषण ठीक एग्जैक्ट सीधे सीधे वो बाहर निकल जाए। जैसे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह जो होता है वहां के जो किचन रूम वगैरह होते हैं तो आप देखे होंगे कि किचन के पास एक छतरी जैसा हुड होता है और उसका डक्ट यानी पाइप के माध्यम से, है ना, बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर निकाल करके, है ना, जो भी वहां किचन में तैयार होता है वो सारे गैसेस को, है ना, एक फैन अलग से लगा होता है, फिल्टर्स होते हैं, वो सारे वो क्या करते हैं, निकाल देते हैं। खैर अगर आपको ज्यादा जानना है तो मेरा अलग से वीडियोस है। तो लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन का फायदा क्या होता है, सपोज आप मान के चलिए ये वेल्डर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो ठीक वो छतरी जो होगा ना इसके ऊपर लगेगा और डक्टिंग के माध्यम से क्या होगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। फैन होंगे तो अब ये जो फ्यूम जनरेट हो रहा है, अब ये फ्यूम क्या होगा, जैसे ही जनरेट होगा तुरंत एग्जस्ट वेंटिलेशन जो होगा, लोकल एग्जस्ट वेंटिलेशन, वो खींच के बाहर उसको क्या करेगा, निकाल के फेंक देगा। तो इससे दो फायदे होंगे। पहला तो यह है कि ये जो फ्यूम्स यहाँ जनरेट हो रहे हैं तो ये फ्यूम तुरंत निकल के बाहर चले जाएंगे और पूरा का पूरा एरिया हमारा प्रदूषित नहीं होगा। और इस तरह से ये ज्यादा रियलेबल एंड ट्रस्टेड भी है, सस्ता भी है और ज्यादा बेनिफिशियल भी है एग्जस्ट वेंटिलेशन से। ठीक है, लोकल एग्जस्ट वेंटिलेशन ज्यादा हमारा, है ना, बेनिफिशियल है।
आगे बात करेंगे वर्क प्रैक्टिसेस, है ना। फिर कह रहे हैं कि हमारा जो काम करने का तरीका होगा, वेल्डर्स जो काम करेंगे उनका जो वर्क प्रैक्टिस होगा, तो चाहिए कि वर्क प्रैक्टिसेस ऐसा करें कि जिससे हैजर्ड्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे क्या करेंगे, रिमूव कोटिंग बिफोर वेल्डिंग। जैसे जो लोहा होता है, जो मेटल होता है, तो उस पर कोटिंग क्या हुआ होता है। ठीक है, तो जो कोटिंग होता है ना, वो कोटिंग हीट होने के बाद वो क्या करता है, जलने लगता है, तो उससे धुआं क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। और वो जो धुआं क्रिएट होता है ना, जो आपका फ्यूम क्रिएट होता है, जनरेट होता है, वो काफी टॉक्सिस और काफी, है ना, पोल्यूटेड होता है। तो चाहिए कि आपको अगर ये दो ज्वाइंट यहाँ करना है, तो दोनों के आसपास क्या करें आप, है ना, पेंट को निकाल दें, है ना, नोच के उसका होता है, सफाई कर देंगे तो साफ हो जाएगा। उसके बाद वेल्डिंग करेंगे तो ये जो धुआं निकल रहा है ना, ये धुआं बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा ये भी तरीका है। एंड वर्क ट्रेनिंग, और जो भी वेल्डर्स हैं उनको पूरी पूरी ट्रेनिंग हमको देनी चाहिए, और वो ट्रेंड हूं तभी उनको काम करने देना चाहिए। इससे क्या होते हैं, हैजर्ड्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि ट्रेंड बंदा जो होता है वो काम को सेफली करता है, प्रॉपरली करता है, और सेफ वर्क सिस्टम का वो पालन अच्छे से करना जानता है। एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आप देख सकते हैं वेल्डिंग हेलमेट है ना, वेल्डिंग हैंड ग्लव्स हैं, ठीक है, ये वेल्डिंग जैकेट्स हैं, ये सब हमारे पीपीएस हैं, जो वेल्डर्स को क्या चाहिए, बिना पहने हुए काम नहीं करना चाहिए। अगर मान के चलिए वहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन भी हमको, एयरलाइन हुड भी हमको देना पड़ता है, यानी अलग से ऑक्सीजन सपोर्ट देके तब वहां काम को कराना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि रिस्क असेसमेंट एंड ऑक्यूपेशनल, है ना, हाइजीन एयर sampling can be performed to determine health and safety risks and worker exposure and to help identify the control measures that are needed। अब यह कहना चाहते हैं कि कोई भी आप काम करते हैं तो किसी भी काम को करने से पहले हमें चाहिए कि हम रिस्क असेसमेंट करें। और आप सबको पता है कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। रिस्क असेसमेंट के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि जो काम होने वाला है वहां किसी तरह का रिस्क या हैजर्ड तो नहीं है, अगर है तो कितना है, कैसा है, किस किस को हार्म पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीजों का हम पता लगाने के लिए हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। सो बिफोर स्टार्ट एनी काइंड ऑफ जॉब वी शुड, है ना, कंडक्ट और कैरी आउट अ रिस्क असेसमेंट, है ना, रिस्क असेसमेंट हमें जरूर करना चाहिए। और ऑक्यूपेशनल हाइजीन एयर का मतलब ये होता है कि जिस जगह वेल्डर ये वेल्डिंग का काम करेंगे, ठीक है, तो वहां का एयर क्वालिटी टेस्ट हमें जरूर करना चाहिए, ताकि पता चले कि जो वर्कर जहां काम कर रहे हैं वहां का एटमॉस्फेयर, है ना, कैसा है, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल कैसा है, ज़्यादा पॉल्यूट तो नहीं है। अगर ज़्यादा पॉल्यूट है जिससे कि उसको प्रॉब्लम हो सकता है सांस लेने वगैरह में, तो फिर हमको वहाँ क्या चाहिए, हमको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन दे करके ही काम को कराना चाहिए। आगे बात करेंगे कि जो भी वेल्डर्स वेल्डिंग का काम करेंगे, ठीक है, उनको चाहिए कि वो, है ना, अप्रूव्ड, है ना, रेस्पिरेटर जरूर पहन करके काम करे, है ना। और जो एक्सपोजर लिमिट्स हैं उस एक्सपोजर लिमिट से वहां का प्रदूषण बेलो ही होना चाहिए, उससे एबव नहीं होना चाहिए। और इसको आसान कर देते हैं, यहाँ कहना ये चाहते हैं कि कोई भी वेल्डर अगर कहीं भी काम करते हैं तो सबसे पहले पूरे पीपी के साथ काम करना है। रेस्पिरेटर तो एनी हाउ लगाना ही है, क्योंकि वहां धुआं निकलता है, जब वेल्डिंग करते हैं तो वहां तो धुआं निकलेगा ही, चाहे लो क्यों ना निकले। तो वो क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, तो इनहेल करेंगे तो उसको क्या होगा, है ना, नुकसान पहुंचाएगा लंग्स, है ना, और उसका रेस्पिरेशन सिस्टम जो होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, वो सब क्या हो सकते हैं, उनका खराब हो सकते हैं। और एक्सेसिव अमाउंट अगर ले लेंगे तो उनको जो है ना ऑक्यूपेशनल डिजीज वगैरह भी हो सकती है। अब करेंगे जब वहां काम करेंगे तो असेसमेंट तो कर ही लेना है, और असेसमेंट के माध्यम से जो एक्सपोजर लिमिट होता है, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट होता है ना, जिसको पेल लेवल बोलते हैं, तो पेल लेवल से भी लेवल हमारा क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। मान के चलिए, है ना, 10 ppm तक आप काम कर सकते हैं, ये पेल लेवल हुआ। किसी भी, मान के चलिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पेल लेवल 10 ppm होता है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में आप 10 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में आप काम कर सकते हैं। लेकिन सेफ्टी ये कहता है कि 10 तक मत जाने दीजिए, बल्कि 7-8 ही रखिए,
तब आप काम कीजिए, समझे। हाँ, दूसरा ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं तो वेल्डिंग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड है ना होल्डर होता है जिसमें इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, पकड़ा जाता है रॉड को, जो है ना आर्क वेल्डिंग वगैरह का जो काम होता है, ठीक है, या गैस वेल्डिंग है, तो उसमें एक वेल्डिंग रॉड को पकड़ने के लिए एक होल्डर होता है। तो कहते हैं कि पहले अच्छे से उसको क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए कि तार वगैरह कटा फटा डैमेज तो नहीं है। दूसरी बात है कि वेल्डर को कभी भी जिसको वेल्डिंग कर रहे हैं या इलेक्ट्रोड होल्डर जो होते हैं उसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए या अपने शरीर से टच होने नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों को मिला करके है ना फ्लेम तैयार किया जाता है तो 3500 डिग्री हीट होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोहा कटता नहीं है, लोहा गल के कट जाता है, ठीक है, तो कितना हीट होता है। तो ऐसे तापमान वाले अगर मेटल में अगर वेल्डर का हाथ, उंगली या शरीर का कोई भी अंश अगर टच कर जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक, ठीक है, जल सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि जो भी वेल्डर्स हैं 4 नंबर में वो पीपी जैसे वेल्डिंग हेलमेट्स है, आई प्रोटेक्शन है, ठीक है, गॉगल्स हैं, उसके बाद हेड प्रोटेक्शन है, ठीक है, जिससे कि गरम गरम जो स्लैग होता है, स्पार्क होता है, इंटेंस लाइट्स होते हैं जिसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं, है ना, केमिकल बर्न्स, ये सब से बचेंगे, ठीक है। तो ये सब से बचने के लिए हमको क्या चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए। स्लैग किसको कहते हैं, वेल्डिंग करते समय या जो भी कटिंग करते समय हम लोग के देखे होंगे कि चिंगारी की तरह है ना छोटा छोटा धातु उड़ के गिरता है, तो उसको स्लैग कहते हैं, ठीक है। तो उससे वो आंखों में गिर सकता है, तो स्पेशली आई प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वेल्डिंग वर्कर जो भी होते हैं उनको चाहिए या कोई और बंदा यानी फायरमैन या कोई भी स्टैंड पर्सन चाहिए कि वेल्डिंग एरिया में कम से कम 30 मिनट तक रहे, ठीक है, काम खत्म होने के बाद 30 मिनट तक वहां एक बंदा रहे, ये मॉनिटरिंग करने के लिए कि किसी तरह का कोई फायर तो ना हो जाए। होता क्या है कि हम लोग वेल्डिंग करते हैं और वेल्डिंग करने का जैसे ही निकल जाते हैं और उस वेल्डिंग वाले पार्ट में कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल या कोई भी सॉलिड मटेरियल मैंने पेपर वगैरह, कार्टून वगैरह या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा अगर टच करता है तो धीरे धीरे क्या होती है, आग है ना स्मोल्डर करने लगता है, आग सुलगने लगता है, इस तरह से आग लग जाती है। तो 30 मिनट तक अगर आप रहेंगे, ऐसा कुछ होगा तो जरूर पता चल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो 30 मिनट तक ऑटोमेटिक आपका मेटल क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो वेल्डिंग के बाद कम से कम वेल्डिंग एरिया में एक बंदा 30 मिनट तक जरूर रहे। अब जरूरी नहीं कि वेल्डर ही रहे, कोई भी बंदा रह सकता है, स्टैंड पर्सन कोई भी वहां रह सकता है, फायरमैन वगैरह कोई भी रह सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल्ली।